दोस्तों, एक ऐसा दिल को तड़पा देने वाला वाकया जिसे सुनकर हर कोई रो पड़ा। एक माँ कैसे अपने सगे बच्चे के साथ ऐसा कर सकती है? ये दिल दहला देने वाला वाकया सुनकर आपका दिल भी तड़प उठेगा। आज का यह वाकया जेल में बैठी फौजिया का है, जिस पर यह जुर्म था कि उसने अपने 7 महीने के बेटे का कत्ल किया था। वजह यह थी कि वह शौहर से तलाक लेकर अपने किसी आशिक से शादी करना चाहती थी, मगर यह बच्चा उसके लिए रुकावट बना हुआ था। जब उसने बच्चे को कत्ल किया तो उसके शौहर ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया और उसने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया। अब 1 महीने बाद उसे सजाए मौत हो जानी थी और मेरी ड्यूटी उसी औरत के साथ लगाई गई थी। आज फौजिया का शौहर उससे मुलाकात करने आया हुआ था। वह कहने लगा, फौजिया, तुमने हमारे बच्चे के साथ कितना जुल्म किया है। मैं मानता हूँ कि तुम्हें मुझसे नफरत थी, मगर तुमने इस बच्चे की जान क्यों ली? मेरे कानों में आप भी मेरे बच्चे की हंसी गूंजती रहती है। मैं तड़पता रहता हूँ, एक लम्हे के लिए भी मेरी आंखों के सामने से हैदर की शक्ल नहीं हटती। मुझे वह बहुत याद आता है फौजिया। तुमने यह सब क्यों कर दिया? तुम अगर इससे जान छुड़वाना चाहती थी तो तुम उससे मेरे सुपुर्द करके चली जाती, मगर तुमने मेरे बच्चे की जान क्यों ली? फौज का शौहर फूट फूट कर जारों कतार रोए चला जा रहा था। ये मंजर देखकर मेरा दिल कटने लगा था। फिर उसका शौहर बोला, मैं जानता हूँ तुम असगर को पसंद करती हो, इसी की वजह से तुमने अपने बच्चे को मारा है ताकि मैं फिर तुम्हें तलाक दे दूँ और तुम उससे शादी कर लो। मगर तुम्हें यह इल्म कहाँ था कि तुम जेल की सलाखों के पीछे आ जाओगी? अब मुझे बताओ, मैं क्या करूँ? मैं कहाँ जाऊँ? तुमने तो अपने इश्क के आगे मेरा हंसता बसता घर उजाड़ के रख दिया है। तुमने मेरा बच्चा मार दिया है और अब तुम जेल में बैठी हो। फौजी अब भी कुछ नहीं बोली थी, जबकि उसका शौहर ऐसे ही उदास बातें करता रहा और फिर 1-2 घंटे बाद उठकर चला गया। तब मुझे सारी कहानी समझ आई कि एक माँ की आंखों पर मोहल्ले के लड़के के इश्क की पट्टी बंधी हुई थी, जिसकी वजह से उसने अपने बच्चे की जान ली थी। उसे अपने बच्चे पर जरा भी तरस नहीं आया था। मुझे फौजिया से मजीद नफरत होने लग गई थी। 2-3 दफ़ा मेरे सामने ही फौजिया के साथ कैदी औरतें लड़ने लगी थीं, मगर मैंने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। 1-2 औरतें फौजिया को रोज़ाना मारती, मगर मैं अनदेखी करके खड़ी रहती। दरअसल यह सब देखकर मुझे सुकून मिलता था। खैर, काफ़ी दिन गुजर गए। फौजी अभी तक बिल्कुल चुपचाप थी, खामोश रहती थी। एक दिन फौजिया की एक मुलाकात आई। मैं बड़ी हैरान और परेशान हुई कि अब उससे मिलने कौन चला आया है, क्योंकि उसे कैद में एक माँ होगा था। आज उसकी माँ उससे मिलने के लिए आई हुई थी। मैं यह सोचने लगी कि आज से पहले उसकी माँ कहाँ थी? वह अपनी बेटी से मिलने क्यों नहीं आई थी? खैर, अपनी बेटी से मुलाकात करके वापस जाने लगी तो मुझे देखकर रुक गई और कहने लगी, मेरी बेटी का खास ख्याल रखा करो, वह बहुत मासूम है, उसके साथ बड़ी ज्यादती हुई है। जेल में कैदी औरतें भी उसे मारती हैं। तुम मेरी बच्ची की हिफाजत करके उससे दुआएं लिया करो। मैं माथे पर बल डालकर बोली, अगर तेरी बच्ची इतनी ही मासूम होती तो अपने बेटे को ना मारती, अपने आशिक के लिए। यह बात सुनकर फौजिया की अम्मी की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, मेरी बेटी बेकसूर है, उसके शौहर ने अपने बेटे को मारा है। फौजिया की अम्मी कहने लगी, मैं अपनी बेटी के लिए बड़ी अदालत जाऊंगी और वह बाइज्जत भरी हो जाएगी। मुझे उम्मीद है अदालत की तरफ से उसे इंसाफ मिल जाएगा। मैं बोली, बीवी जी, अपनी कातिल बेटी को छुड़ाने की कोशिश मत करो। ये बरी हो गई तो यकीनन तुम इसकी शादी आगे कर दोगी और वहाँ बच्चे पैदा होंगे तो फिर यह उनको भी मार देगी। सारा गुनाह तुम्हारे सर पर छड़ेगा। मुझे यह बताओ, जब अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन तुमसे पूछेगा तो तुम क्या जवाब दोगी? फौज की अम्मी ने मुझे अजीब नज़रों से देखा और बोली, तुम खुदा नहीं हो, तुम एक लेडी कांस्टेबल हो, जो तुम्हारी ड्यूटी है उसे ही अच्छे से निभाओ। इतना कहकर वह चली गई, जबकि मुझे गहरी सोच में डाल गई। उनकी बात सच भी तो हो सकती थी, क्या पता सच में फौजिया बेकसूर हो। अब अगर कोई कैदी औरत फौजिया के साथ बदतमीज़ी करती तो मैं फ़ौरन उसे रोक देती थी और यही कहती थी कि उसके साथ ऐसा सलूक ना करो। अब उस पर कोई भी हाथ नहीं उठाता था। मैंने देखा कि फौजिया हर वक्त उदास और परेशान सी रहती थी। शायद उसे अपने बच्चे की जान लेने का दुख था,
इसी तरह कुछ दिन और गुजरे तो एक लड़का फौजिया से मिलने आया हुआ था। मैंने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो वह कहने लगा मैं असगर हूँ। यह बात सुनकर मेरे कान खड़े हो गए। यकीनन यह फौजी का आशिक था। मैंने इन दोनों की मुलाकात करवा दी और इस बार भी मैं पास ही खड़ी थी। मुझे बड़ा तजस्सुस था कि आखिर यह क्या बातें करते हैं, इसीलिए मैं जानबूझकर उनके आसपास ही चक्कर लगाती रही। बार बार यही कह रहा था, फौजिया तुमने अपने बच्चे की जान लेकर अच्छा नहीं किया। तुम मुझे पसंद करती थी, मुझे भी तुम अच्छी लगती थी, मगर इसका यह मतलब तो नहीं था कि तुम अपने बच्चे की ही जान ले लेती। तुम अपने शौहर से तलाक भी तो ले सकती थी। अब अगर तुम जेल से छूट भी गई तो मैं तुम जैसी कातिल लड़की से शादी नहीं करूँगा। इतना कहकर असगर चला गया और फौजिया बुत बनी, उसे देखती रह गई। तब मैं बोली, देख लिया, ये दुनिया के रिश्ते ऐसे ही होते हैं, कोई किसी का नहीं होता। तुमने बेवजह अपने बच्चे की जान ले ली। वो बस मुझे देख रही थी, उसने मुझे आज भी कुछ नहीं कहा था। अब मैं फौज हा की कहानी जानना चाहती थी। मुझे शौक होने लगा था कि आखिर इसके पीछे क्या वजह थी जो उसने अपने ही बच्चे की जान ले ली। इस घर की मोहब्बत क्या ममता से बड़ी हो गई थी? फौजिया की कहानी जानने के लिए यह ज़रूरी था कि मैं उसके साथ दोस्ती कर लेती। इसीलिए अब मैं उस पर गुस्सा नहीं किया करती थी और उसे ताकीद किया करती कि खाना खा लो, क्योंकि वह खाना नहीं खाती थी। वह तो हड्डियों का ढांचा बन चुकी थी। मैं उसे यही कहती, अगर तुम बेकसूर हुई तो भी तुम इस तरह जेल की सलाखों के पीछे ही मर जाओगी। दुनिया वालों को तुम यह नहीं बता पाओगी कि तुम बेकसूर थी। वह यह सब सुनती रहती और फिर एक दिन मुझसे कहने लगी, मैं जिंदा नहीं रहना चाहती, मैं ऐसी जिंदगी नहीं जीना चाहती, मुझे यह दुनिया ही अच्छी नहीं लगती। अब मुझे महसूस हुआ था कि फौजिया की खामोश रहने के पीछे वजह यही थी कि वह डिप्रेशन का शिकार हो चुकी थी। जाहिरी सी बात है, इंसान वक्ती मोहब्बत के जाल में फंसकर अगर अपने बच्चे को नुकसान पहुंचा भी दे तो वह बाद में यह सब सोच सोच कर ही पागल हो जाएगा। मगर अब वह उसे याद करती थी। शायद उसे अपने बच्चे को मार देने का सदमा हो गया था। फिर एक दिन उसकी माँ आई। उसकी अम्मी ने कहा, मैं बड़ी अदालत में तुम्हारा केस लेकर जाऊंगी। मगर फौजिया ने अपनी अम्मी को अपने सर की कसम दे दी और कहा, आप मुझे सज़ा काट लेने दें, मैं बरी नहीं हूँ, होना चाहती। मगर फिर भी उसकी अम्मी ने अपनी बेटी के लिए अदालत में दोबारा अपील कर दी। पहली पेशी पर मैं उसके साथ नहीं गई क्योंकि दूसरी कांस्टेबल चली गई थी। जब वह पास आई तो मैंने पूछा, तुमने जज साहब से क्या कहा? तो फौजिया मेरी आंखों में आंखें डालकर बोली, मैंने अदालत के सामने राफे जुर्म कर लिया है और उनसे कहा है कि मेरी सज़ा फांसी से कम नहीं होनी चाहिए। उसकी बात सुनकर मैं एकदम से चौंक गई और परेशान हो गई। तब बहकने लगी, जब मेरा हैदर ही जिंदा नहीं तो मैंने जिक्र क्या करना है? फिर मैं बोली, तुमने हैदर को कत्ल क्यों किया था? फौजी कहने लगी, हाँ, मुझे हैदर को कत्ल नहीं करना चाहिए था। मुझसे बहुत बड़ी गलती सर्ज हो गई है। अब वह मुझसे खुलकर अपने दुख का इजहार करने लगी थी। मुझसे भी बातचीत कर लिया करती थी। मुझे एक दिन कहने लगी, मेरा हैदर मेरी तरफ देखकर मुस्कुराता रहता था और मुझे हाथों से इशारे करके अपने पास बुलाता था। जब मैं कामकाज करके वापस आती तो मेरी तरफ देखकर मचल जाता था और कहता था कि मुझे उठा लो, पर मेरी मजबूरी थी, मैं उसे उठा नहीं पाती थी। मैं उसकी बात सुनकर चौंक गई। मैं बोली, तुम्हारी क्या मजबूरी थी कि तुम अपने बच्चे को ही नहीं उठा पाती थी? तब मैंने उसका चेहरा जर्द होते हुए देखा। उसने जल्दी से अपने आंसू साफ किए और लेट गई और कहने लगी, मुझे नींद आ रही है, तुम यहाँ से जाओ। अब मुझे लगने लगा था कि शायद फौजिया कत्ल करने से पहले भी अपने बच्चे पर जुल्म और सितम किया करती थी। हो सकता है कि उसे दूध के लिए भी तरसाती रही हो। खैर, मुझे फिर से दिन बदन फौजिया से नफरत होती चली जा रही थी, मगर मैं फिर भी उसके साथ अच्छी थी क्योंकि मैं उसका राज जानना चाहती थी। अदालत ने फौजिया को एक बार फिर सजाए मौत सुना दी थी। जिस दिन उसे मौत की सज़ा हुई वह बहुत ज़्यादा खुशकम थी। मैंने उसकी खुशी की वजह पूछी तो वह कहने लगी, अब मैं अपने बेटे के पास चली जाऊंगी और हमेशा हमेशा के लिए उसके साथ रहूंगी। मैं बोली, इस दुनिया में तुम्हें असगर की मोहब्बत ने इस कदर अंधा कर दिया था कि तुम अपने बच्चे का ख्याल नहीं रखती थी।
तुम्हें क्या लगता है कि मरने के बाद अल्लाह तुम दोनों को मिला देगा? कहने लगी, मुझे नहीं मालूम कि आगे मेरे साथ क्या होगा, मगर मेरी यही दुआ है कि अगले जहां मुझे मेरा बेटा मिल जाए। खैर, हाई कोर्ट ने फौजिया को सजाए मौत दे दी तो इसके बाद फौजिया की वालिदा ने सुप्रीम कोर्ट में इल्तिजा कर दी। जब उसकी अम्मी उससे मिलने आई तो वह अपनी अम्मी से लड़ती झगड़ रहती थी। कहने लगी, आपने ऐसा क्यों किया? फिर से आपने मेरे लिए अदालत का दरवाज़ा क्यों खटखटाया है? मैं जीना नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि अपने बेटे के पास चली जाऊँ, और आप है कि बहाने बहाने से मेरी सज़ा मुआफ़ करवाने के चक्कर में है। मैं ज़िंदा नहीं रहना चाहती। फौजिया की वालिदा कहने लगी, तुम्हें मेरे सर की कसम है, इस बार तुम अदालत में झूठ नहीं बोलोगी, तुम्हें एक एक बात सच बतानी होगी। खैर, कुछ दिनों के बाद सुप्रीम कोर्ट में पेशी थी। इस बार फौजिया के साथ मेरी ड्यूटी लगी हुई थी। मैं फौजिया को लेकर अदालत पहुंच गई। सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने फौजिया से बयान लिया तो फौजिया अभी भी यही कह रही थी कि उसने यह जुर्म किया है। जज साहब ने फौजिया का मेडिकल कराने की तजवीज़ पेश कर दी। उन्होंने कहा कि फौजिया के मेडिकल की रिपोर्ट्स मुझे चाहिए। अदा अगली तारीख तक मुलतवी हो गई। मैं फौजिया को लेकर वापस जेल आ गई और उसका मेडिकल कराने की तैयारी करने लग गई। मैंने फौजिया से पूछा, आखिर ऐसा क्या हो सकता है कि जज साहब को तुम रा मेडिकल कराने की ज़रूरत पड़ गई है? तब फौजिया बोली, मुझे नहीं मालूम, मैं अपना मेडिकल नहीं करवाना चाहती और ही यह चाहती हूँ कि मेरी सज़ा की मुफ़ी के लिए अपील की जाए। मैं मरना चाहती हूँ, मुझे जीना अच्छा नहीं लगता। मैं बोली, तुम ज़िंदगी से इस कदर मायूस क्यों हो चुकी हो? मुझे कुछ तो बताओ। तब फौजिया कहने लगी, मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सी मुश्किलात बर्दाश्त की है, मैंने बहुत कुछ सहा है, इसलिए मैं मर जाना चाहती हूँ। मैंने कहा, हमारे पास कई ऐसे केस आए हैं जिसमें कातिल भी अपनी सज़ा की मुफ़ी के लिए तड़प रहा होता है। वह चाहता है कि उसे मुफ़ी मिल जाए, उसे एक मौका दे दिया जाए, मगर तुम क्यों नहीं चाहती? तब वह रोने लग गई। बोली, मेरी उम्र अब भी कम है, मैं यहाँ से छूट गई तो शायद मेरे वालिद मेरी दूसरी शादी कर दे, मगर मैं दूसरी शादी नहीं करना चाहती। मुझे मर्द जात से शदीद नफ़रत है, क्योंकि मर्द अपने मफ़ा के लिए कुछ भी कर सकता है। मैं बोली, अच्छा ऐसा क्यों है? तो वह कहने लगी, चंद बरस पहले मेरी शादी हुई थी। मेरा शौहर फूक एक अच्छा और नेक इंसान था। हम दोनों एक दूसरे का बहुत ख्याल रखा करते थे। वो मुझ पर अपनी जान नहीं करता था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर मैं उम्मीद से हो गई तो फ़रूक मेरा और भी ज़्यादा ख्याल रखने लगा। मुझे लगा कि मेरी ज़िंदगी में अब किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। अब हमारे पास हर चीज़ मौजूद थी, लेकिन फिर हमारी ज़िंदगी में एक तीसरा शख्स दाखिल हो गया, जिसकी वजह से हमारा सुकून, चैन, सब कुछ बर्बाद हो गया। मैं चौंक गई। मुझे लगा कि शायद फौजिया भी असगर का नाम लेगी, क्योंकि फ़ारूक और फौजिया की ज़िंदगी में ग्रही तो आया था, लेकिन वह बोली, हमारी ज़िंदगी में समीना आ गई। मैंने हैरत से फौजिया की तरफ देखा और वह बोली, मैं सच कह रही हूँ, हमारे पड़ोस में एक लड़की रहती थी। समीना बहुत हसीन थी, बहुत प्यारी थी, खूबसूरत थी। मेरे शौहर ने उसे देखा तो वह उसका दीवाना हो गया। मुझे समीने के बारे में कुछ मालूम नहीं था, लेकिन मेरा शौहर फ़ारूक मुझसे कई मर्तबा यह कह चुका था कि हमारे मोहल्ले में एक नई लड़की आई है, उसका नाम समीना है, तुम उससे मिलजुल लिया करो, वह बेचारी तन्हा रहती है। जब मैंने यह सुना तो मुझे भी उस लड़की पर बड़ा तरस आया कि बेचारी के माँ बाप भी जिंदा नहीं है और गरीब भी है। एक दिन मैं उससे मिलने उसके घर चली गई और फिर मेरी और उसकी दोस्ती अच्छी खासी हो गई। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं समीन को अपने घर भी बुलाने लगी। यूँ मेरा शौहर समीन को देखकर बड़ा खुश होता। मेरा बच्चा हैदर इस दुनिया में आने वाला था, तो मेरी तबीयत अक्सर ख़राब रहती थी, तो मैं समीना को अपनी थोड़ी बहुत मदद के लिए बुला लिया करती थी। मगर मुझे कहाँ मालूम था कि यही औरत मेरी खुशियों की कातिल निकलेगी। और फिर एक दिन समीने मेरे किचन में चाय बना रही थी और मैं अपने कमरे में लेटी आराम कर रही थी। मुझे ख्याल आया कि मुझे भी समीने के पास चले जाना चाहिए। मैं आराम कर रही हूँ और वो मेरे घर में कामकाज कर रही है, इसीलिए मैं किचन में गई तो यह देखकर हैरान और परेशान रह गई
कि समीना और फारूक हाथों में हाथ पकड़े प्यार की बातें कर रहे थे, गपशप लगा रहे थे। फारूक समीना को कह रहा था, तुम्हें बहुत जल्द अपना बना लूँगा। यह सब देखकर तो मैं फट पड़ी। मैं बोली, अच्छा तो यह सब हो रहा है। मुझे तो लगा था कि समीना तुम मेरी दोस्त हो। मैंने तुम्हें हमेशा बहनों की तरह समझा, मगर तुमने मेरी ही जड़ें काट दी है। और फारूक, मुझे तुमसे इसकी यह उम्मीद नहीं थी। इतना सिन्ना था कि फारूक ने मेरे मुंह पर एक जोरदार तमाचा दे मारा। वह पहला दिन था जब उसने मुझ पर हाथ उठाया था। उसके बाद फारूक ने मुझे दिन रात बहुत मारा, पीटा, यहाँ तक कि वह चाहता था कि मेरा बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही खत्म हो जाए। वह मुझे ऐसा मारता था कि मेरी रूह तक कांप जाती थी। एक दिन फारूक ने मुझे मेरे बाजू पर मारा और मेरा बाजू टूट गया। 5 दिनों बाद मेरी डिलीवरी हो गई। अस्पताल वालों ने पूछा कि हाथ पर क्या हुआ है, तो फारूक ने कह दिया कि यह सीढ़ियों से गिर गई थी, जबकि ऐसा कुछ भी हुआ था। मैं अपने बेटे को गोद में उठाना चाहती थी, मगर मुझे अपने बेटे को उठाने के लिए भी दूसरे इंसान के सहारे की ज़रूरत पड़ जाती थी, क्योंकि मेरा हाथ तो नाकारा हो चुका था। अभी कुछ अरसा पहले ही मेरा हाथ ठीक हुआ था, मगर उन दिनों फारूक सुबह शाम मुझसे यही कहता कि तुम मुझे दूसरी शादी की इजाज़त दे दो। मगर मैं उसे शादी की इजाज़त नहीं दे रही थी, क्योंकि मुझे डर था कि अगर मेरे शौहर ने दूसरी शादी कर ली तो मेरा घर खराब हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। क्योंकि मैं मुसलसल यही कोशिश कर रही थी कि मोहब्बत और प्यार से मैं अपने शुद्र को अपना बना लूं। वह तो अब भी मेरा दुश्मन बना हुआ था। अगर दूसरी बीवी ले आया तो मेरे साथ क्या सलूक करेगा, बस यही सोचकर मैं सब कुछ बर्दाश्त करती रही। मैं तो अपने वालिद से भी अपने शौहर की शिकायतें नहीं किया करती थी। फारूक बहाने बहाने से मुझे मारता रहता। कभी कहता कि खाने में नमक ज़्यादा क्यों डाला है, तो कभी यह कि मैंने खाने में नमक डाला ही नहीं है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता था। मुझे हैदर से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। मुझे यही लगता था कि वह मेरी खुशियों का सहारा है, वह मेरी ज़िंदगी है। फारूक आजकल बड़े गुस्से में रहने लग गया और वह हर वक्त मुझे मारने को दौड़ता था। एक दिन वह मेरे पास आया और कहने लगा कि तुम मेरे दिल से उतर गई हो। मैं तुम्हें अपनी नज़रों के सामने नहीं देखना चाहता। मैं तुम्हें फिट हैदर की वजह से बर्दाश्त कर रहा हूँ, क्योंकि वह तुम्हारे साथ बहुत अटैच है। लेकिन जल्द ही यह वजह भी ख़त्म हो जाएगी, तो फिर मैं तुम्हें आसानी से छोड़ दूँगा। मेरे दिल में यह ख्याल आया कि यह न हो कि फारूक मेरे बच्चे को कहीं मुझसे छीन ना ले और मुझे घर से निकाल दे, और यह सोचकर मेरी रूह तक कांप गई। मैं अपने बेटे को किसी भी सूरत खोना नहीं चाहती थी। जब से मुझे मेरे शौहर ने धमकी दी थी, मैं सारा दिन अपने बेटे को चूमती रहती और ये सोच कर रोती रहती कि अगर फारूक ने मुझसे हैदर को छीन लिया तो मैं क्या करूँगी। उसके बिना तो मैं सांस भी नहीं ले सकती, मैं मर जाऊंगी। कुछ दिन बाद फारूक मेरे पास आया और कहने लगा, मैं आज समीन से शादी करने जा रहा हूँ। तब मैं फट पड़ी और बोली, मैं इस सब की तुम्हें इजाज़त नहीं दूंगी। मेरा नहीं तो अपने बच्चे का ही ख्याल कर लो। इजाज़ ने मुझे मारना शुरू कर दिया। फिर फारूक हैदर को उठाकर कहने लगा, यह देखो अब मैं क्या करता हूँ। तुम मुझे शादी की इजाज़त नहीं दे रही थी ना, मैं तुम्हें सज़ा दूंगा, और यह इतनी भयानक सज़ा होगी कि तुम सारी ज़िंदगी पछताओगी। उसने बहुत ज़ोर से हैदर को ज़मीन पर फेंका और वह ज़मीन पर गिरा तो ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने लगा, रोने लगा। इसके बाद वह पूरी तरह से खामोश हो गया। मैं चीखने चिल्लाने लगी। मैं भागकर अपने बच्चे के पास जाना चाहती थी, मगर फारूक ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मेरे 7 महीने के नन्हे से हैदर ने मेरी आंख के सामने दम तोड़ दिया और मैं एक तरफ खड़ी थी। हैदर के चेहरे पर दर्द के आसार थे। हैदर की आंखों में फरियाद थी। वह चाहता था कि मैं उसे उठा लूं और उसे तसल्ली दूं, मगर मेरे शौहर ने मेरा हाथ नहीं छोड़ा। मैं चीखती चिल्लाती रही, रोती रही कि मुझे जाने दो, मैं अपने बेटे को उठाना चाहती हूँ। हैदर चीखते चीखते दम तोड़ गया। तब फारूक ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि लोगों, इधर आओ, देखो मेरी बीवी ने यह क्या कर दिया है। मेरी बीवी ने मेरे बेटे को मार दिया है। मोहल्ले वाले लोग इकट्ठे हो चुके थे। एक तरफ हैदर की लाश पड़ी थी और दूसरी तरफ मेरे शौहर ने मुझ पर यह इल्ज़ाम लगा दिया कि मैंने अपने बेटे को कत्ल करने के बाद
अपने शौहर की भी जान लेना चाहा, क्योंकि मैंने मोहल्ले के एक लड़के असगर से इश्क लड़ाया हुआ है। जबकि हकीकत यह थी कि मैं तो यह भी नहीं जानती थी कि असगर कौन है। फिर मेरे शौहर ने आसानी से शादी कर ली और फिर जेल में आकर यह ड्रामा रचा या कि मैं कातिल हूँ और पूरा थाना मेरे खिलाफ रहा। और फिर असगर जानबूझकर मेरे शौहर ने ही यहाँ पर भेजा था ताकि यह बात सच साबित हो जाए कि मेरा उसके साथ चक्कर था। खैर, जब लोगों ने यह मन देखा तो पुलिस को फ़ोन करके घर पर बुला लिया। पुलिस मुझे पकड़कर यहाँ ले आए और मैं अभी तक सदमे में हूँ। मुझे रातों को नींद नहीं आती और सोचती हूँ ये कैसे मुमकिन है कि मेरा छोटा सा बच्चा मेरी आंखों के सामने मर गया और मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकी। उसे तो अभी मैं गोद में भी नहीं उठा सकी थी। ये गम मेरे लिए बहुत बड़ा है। मुझे अब जीना अच्छा नहीं लगता। मैं चाहती हूँ कि हैदर के पहलू में जाकर सो जाऊँ। मुझे अपना बेटा बहुत याद आता है। फौजी ज़ारों कतार रोने लग गई। तब मैंने उससे कहा, सब्र करो। उसे दिलासा दिया था, मगर मुझे इल्म नहीं था कि फौजी ने सच कहा था या मंत कहानी सुना दी थी। खैर, फिर फौजिया की पेशी का दिन आ गया। फौजिया को अदालत में पेश किया गया तो जज ने रिपोर्ट देखी तो कहने लगा, आपका हाथ कैसे टूटा था? तब फौजिया फूट फूट कर रोने लग गई। उसने सारी दुख भरी दास्तान जज साहब को सुना दी। मेडिकल रिपोर्ट में यह भी साबित हो चुका था कि फौजिया पर बहुत लंबे रस्से से तशद्दुद नहीं थी कि वह अपने बच्चे को उठाकर ज़मीन पर फेंक देती, और यहीं से साबित हुआ था कि फौजिया कातिल नहीं थी। उसके जिस्म पर जख्मों के निशान मौजूद थे, मगर वह यह सब कुछ छुपाए हुए थी। वह मर जाना चाहती थी। उसका बेटा उससे बिछड़ गया था और सब लोग नूरिन को कसूरवार समझ रहे थे, लेकिन वह बेचारी तो बेकसूर निकली। अब मुझे अपने रवैये पर अफसोस हो रहा था। खैर, 2 पेशियों के बाद अदालत ने यह फैसला किया कि नूरन बेकसूर है, उसे बजत बरी कर दिया जाए। अब वह सलाखों से निकलकर अपने जा चुकी थी, जबकि फारूक को पुलिस ने पकड़ लिया और उसे सजाए मौत की सज़ा भी सुना दी गई। लेकिन फौजिया आज भी अपने बच्चे को याद करके बहुत रोती रहती है। मुझे मालूम है कि उसके साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ था, ज़्यादती हुई थी। मैं तो उसके लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला उसे सब्र जमील अता फरमाए। आमीन सुम्मा। इस कहानी से हमें यह मालूम होता है कि हमारे समाज का एक अलमिया है कि जब मर्द अपनी मनमानी करना चाहता है तो वह औरत को किसी भी तरह से कसूर ठहरा देता है और उसे समाज में बेइज्जत कर देता है, ताकि वह जीने के काबिल ना रहे। और आखिर औरत ही औरत की दुश्मन क्यों होती है? यहाँ पर भी एक औरत थी, औरत की दुश्मन निकली और उसका हंस खेलता घर बर्बाद कर दिया। आखिर में दुआ करते हैं कि हमारी जितनी भी बहनें और बेटियां हैं, अल्लाह उनको अपने घरों में आबाद रखे, और जो उजड़ गए हैं, जो तलाक याफ्ता है, अल्लाह ताला उनकी भी ज़िंदगी में आसानी अता फरमा दे। आमीन या रब आलमीन। कमेंट बॉक्स में भी नाजरीन आमीन ज़रूर लिखिए और हमारी उस वीडियो को दूसरों तक भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करके हमारे चैनल का हिस्सा बनना भी मत भूलिए।